हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक्स कहूँगी। और आप जो इस प्रकार का सहयोग हमें कर रहे हैं, उससे हम हमारे चैनल पर और भी बेहतर से बेहतर करने के प्रयास में रहेंगे। तो आप प्लीज़ इसी तरीके से हमारे चैनल को ज्वाइन करते रहिए और यहाँ पर पढ़ाई हुई हर चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए। जो हमारे मानव शरीर के तंत्र की सीरीज़ चल रही थी, उसमें हमने तंत्रिका तंत्र स्टार्ट कर लिया था और तंत्रिका तंत्र में हमने कल तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। आज उसके आगे हमें पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र मेनली कितने भाग उसके पढ़ने हैं या तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है। तो तंत्रिका तंत्र को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। अब किसी बुक्स में 2 भाग बताए जाएंगे और है ना, मतलब किसी गाइड में 3 भाग बताए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि क्यों 2 भाग बताए गए हैं, कहीं पे 3 भाग बताए गए हैं। तो देखिए इधर कि तंत्रिका तंत्र को मेनली वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है कि ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये होता तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, लेकिन इसको थोड़ा अलग से सुविधा के तौर पे पढ़ने के हिसाब से बहुत सी गाइडों में इसको अलग से दिया गया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को। बाकी ये मेनली पार्ट किसका होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी कि हमारा जो ये तंत्रिका तंत्र होता है वो इन तीनों तंत्रों से मिलकर बना होता है। क्लियर हुई ये बात? फिर देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग हमें पढ़ने हैं, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खुद किन भागों से मिलकर बना है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। देखो तंत्रिका तंत्र में क्या था, कल हमने जब पढ़ा तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि तंत्रिका तंत्र की बेसिक यूनिट होती है तंत्रिका कोशिकाएं, है ना। तो मतलब यानी कि हमारे शरीर में सिर से लेके पेट तक सभी जगह तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई है, ठीक है। तो अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु, है ना, मस्तिष्क और ये जो मेरुरज्जु होती है हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और बाकी शरीर में जहाँ पर भी जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को यदि हम छोड़ दें तो पूरे शरीर में फैली हुई तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो मिलकर बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपको देखो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो वहाँ ऑप्शन में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तीसरा ऑप्शन और कोई भी हो सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। चलिए फिर देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें क्या आएगी? मैंने अब भी कहा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़ दें तो हमारे शरीर में सभी जगह तंत्रिका कोशिका फैली हुई है। तो मेनली यानी यहाँ पे तंत्रिका ही है। अब कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती है? कल भी हमने पढ़ी थी कि उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं अलग होती है, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं अलग होती हैं। तो यहाँ पर भी उसी के आधार पर हमें पढ़ना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम तंत्रिका कोशिका को शामिल करते हैं। तो इसमें एक तो होती है संवेदी तंत्रिका और एक होती है प्रेरक तंत्रिका, जो किसके आधार पर पढ़ी थी हमने? कार्य के आधार पर। होती कितनी है? 3 होती है, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित, ठीक है। लेकिन मिश्रित तो मानव के मस्तिष्क में ही पाई जाती है ना। तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, लेकिन तीनों प्रकार की तंत्रिका सिर्फ मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र में, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में सिर्फ संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका होती है। क्लियर है? संवेदी तंत्रिका कौन सी थी? जो सूचना को अंगों से मस्तिष्क तक लेके जा रही थी। और प्रेरक तंत्रिका तंत्र कौन सी थी? जो मस्तिष्क से वापस सूचना को अंगों तक लेके आ रही थी, ठीक है। अब इन्हीं प्रेरक तंत्रिका तंत्र में कुछ तंत्रिका कोशिका मिलकर कायिक तंत्र के बनाती हैं और कुछ तंत्रिका कोशिका मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तो देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मेनली पार्ट तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही होता है ना, लेकिन इसको सुविधा के आधार पे हम अलग से और पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं क्या करती हैं? कायिक तंत्रिका तंत्र बनाती है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती है। जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे? चलिए उसके बाद देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं।
तो उत्पत्ति के आधार पे इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं आएगी, एक आएगी कपाल तंत्रिकाएं और एक आएगी मेरु तंत्रिकाएं। जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो हमारे शरीर में 12 जोड़ी होती हैं और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो हमारे शरीर में 31 जोड़ी होती है। तो पता है कि हमें क्या पढ़ना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमें पढ़ना है एक तो कपाल तंत्रिकाओं के बारे में और एक हमें पढ़ना है मेरु तंत्रिकाओं के बारे में, यानी ये परिधीय तंत्रिका तंत्र इन्हीं दो के आधार पर जाना जाता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को जब हमने इसको अलग भाग में रख लिया है तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए, ये हमने देख लिया है कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन जो तंत्र होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही होता है, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही होता है जो स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। हमारे शरीर का अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर पे पूरा नियंत्रण कौन रख रहा है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र वो हमारे शरीर पे पूरा नियंत्रण किस वजह से रख सकता है? क्योंकि सारा खेल कौन खेलता है? हमारा माइंड, है ना। हमारे शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है? हमारा माइंड कंट्रोल करता है। और माइंड किसके हिस्से में आया हुआ है? हमारा ब्रेन किसके हिस्से में आया हुआ है? हमारा ब्रेन आया हुआ है CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग में। तो स्वयं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस पे कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र को। या यूँ कह दीजिए कि तंत्रिका तंत्र पे स्वयं पे नियंत्रण रखने वाला इसका कौन सा भाग है? तो वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें 2 भाग के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में और एक हमें पढ़ना है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क में, है ना, कि मानव का ब्रेन कैसा होता है, मानव का मस्तिष्क कैसा होता है। सबसे पहली चीज़ कि मानव के मस्तिष्क की वजन की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम, है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, महिलाओं में और पुरुषों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना वजन के अंदर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये शरीर का सबसे कोमल अंग होता है, कौन? मानव मस्तिष्क। फिर बात करें कि ये जो मानव मस्तिष्क होता है ये हड्डियों या अस्थियों के खोल में बंद होता है। ये जो मानव का मस्तिष्क होता है ना, बहुत कोमल अंग होता है। तो बहुत जो कोमल अंग होता है तो हो सकता है कि बाहरी आघातों से इसको चोट लग जाए। तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो है एक हड्डियों का खोल बना रहता है, या यूँ समझो कि हड्डियों के बॉक्स में ये बंद रहता है। तो उस हड्डियों के बॉक्स को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कपाल गुहा या उसे कहते हैं क्रेनियम, और हमारी भाषा में हम उसे कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? खोपड़ी। आप लोगों को एक जरा सी एक चीज़ बता देती हूँ मैं यहाँ पे कि जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है तो मानव के मस्तिष्क के अंदर इस खोपड़ी को थोड़ा सा तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो हड्डियों का खोल होता है ये बहुत ज़्यादा कठोर भाग होता है। ठीक है, और इसको इसलिए तोड़ा जाता है कि जब ये इसको तोड़ दिया जाता है तो मानव का मस्तिष्क भी जल जाता है। अगर इसको नहीं तोड़ा जाए तो मानव का मस्तिष्क नहीं जलता है और फिर उसके ब्रेन का कोई मिसयूज़ कर सकता है। जैसे आपने एक वो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिसमें उसके ब्रेन को यूज़ किया गया था ना, माइंड बहुत शार्प था तो उसके ब्रेन का मिसयूज़ किया गया था। तो ऐसा ना हो इस कारण से क्या करते हैं, उस हड्डियों के खोल को तोड़ते हैं ताकि अंदर जो मस्तिष्क है वो भी जल जाए। क्लियर है यहाँ पे? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वो हड्डियों के खोल में बंद रहता है, जिसे कपाल गुहा कहते हैं या जिसे कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, यानी हम इसे इस तरीके से समझ लेंगे कि जो हमारा मानव मस्तिष्क होगा उसमें सबसे बाहरी जो ये हड्डियों का खोल होगा वो क्या कहलाएगा? क्रेनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेनियम, या जिसे हम कहते हैं कपाल गुहा। ये जो क्रेनियम या कपाल गुहा है ये 8 हड्डियों से बना होता है। कितने से? 8 हड्डियों से। वैसे एग्ज़ाम में सिर्फ इसकी संख्या पूछ सकते हैं, इनके नाम नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हम हमारी पूर्ण जानकारी जाएंगे और हमारे चैनल का मैंने पहले ही उद्देश्य बता दिया कि हर चीज़ को हम बारीकी से पढ़ाएंगे। तो यहाँ उन 8 अस्थियों के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि इसमें एक अस्थि होती है फ्रंटल, जो संख्या में होती है एक होती है ऑक्सीपिटल, जो भी संख्या में होती है एक होती है एथेमॉइड, वो भी संख्या में एक, स्फिनॉइड वो भी संख्या में एक, और टेम्पोरल ये संख्या में 2 होती है, पैराइटल ये संख्या में 2 होती है। तो इस प्रकार से क्रेनियम जो है 8
हड्डियों से, 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फिर से। तो मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा कि जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। अब हम देखते हैं कि मस्तिष्क की बाहरी संरचना है ना, मस्तिष्क की बाहरी संरचना में अगर हम देखें तो सबसे बाहरी कवर तो मैंने आपका इसका बता दिया कि इसका ये जो मस्तिष्क होता है वो हड्डियों के खोल में बंद होता है, कपाल गुहा में बंद होता है। तो ये जो सबसे बाहरी हड्डी का मजबूत खोल होता है इसको तो कहते हैं क्रेनियम। इसके बाद मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। तो वो जो झिल्लियों का आवरण होता है वो त्रिस्तरीय आवरण होता है, यानी कि इस मस्तिष्क तो यहाँ पे है हमारा, इससे ऊपर भी 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। तो मस्तिष्क के ऊपर 3 स्तरीय आवरण पाया जाता है ना, 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मस्तिष्क सबसे पहले सबसे बाहरी जो उसका खोल है वो क्रेनियम कहलाता है, जिसे हम कपाल गुहा कहते हैं। उसके बाद में मस्तिष्क के ऊपर 3 स्तरीय आवरण होता है, यानी 3 झिल्लियों का आवरण होता है। ठीक है, अब वो 3 झिल्लियाँ कौन कौन सी है? इसमें जो ये सबसे बाहरी वाली झिल्ली होती है इसको कहते हैं बाहरी परत या बाहरी झिल्ली, या इसे कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं? बाहरी परत या बाहरी झिल्ली, या इसे कहते हैं ड्यूरामेटर। भाई 3 झिल्लियों का स्तर है तो जो सबसे बाहर वाली होगी वो कहलाएगी ड्यूरामेटर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी मध्य वाली जो मध्य परत होती है ये वाली, इसको कहते हैं अरेकेनॉइड या इसे कहते हैं मध्य परत। फिर इससे नीचे जो आंतरिक परत होती है वो कहलाती है पायामेटर। तो यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके ऊपर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, सबसे बाहरी ड्यूरामेटर, बीच वाली अरेकेनॉइड और सबसे अंदर वाली पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों के आवरण को संयुक्त रूप से कहते हैं मेनिन्जेस। क्या कहते हैं? मेनिन्जेस। ठीक है, इन तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मेनिन्जेस। जब किसी कारण से मानव शरीर में मस्तिष्क में यदि वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो ये झिल्लियाँ क्या हो जाती है? सूज जाती हैं, इन झिल्लियों में सूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मेनिन्जेस कहला रही है ये झिल्लियाँ, जब बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से इनमें सूजन आ जाती है तो एक रोग होता है, मतलब झिल्लियों में सूजन आना यही एक रोग है ना। तो उस रोग को कहते हैं मेनिनजाइटिस रोग। क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस रोग। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि मेनिनजाइटिस रोग क्या है या किससे संबंधित है। तो मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क शोध है ये, है ना। और फिर अगर आपसे ऐसे नहीं तो ऐसे भी ऑप्शन में हो सकता है कि मेनिनजाइटिस रोग एक प्रकार का है, और वहाँ ऑप्शन में ये आ सकता है कि मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन। ठीक है, तो मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाना वो कहलाता है मेनिनजाइटिस रोग। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब आप एक बार ध्यान से देखिए कि ये जो 3 झिल्लियाँ हैं, इन जो बाहरी परत और मध्य परत है उसके बीच में भी द्रव भरा हुआ होता है, और जो मध्य परत और जो आंतरिक परत है इनके बीच में भी द्रव भरा होता है ना। ठीक है, बाहरी परत ड्यूरामेटर और मध्य परत अरेकेनॉइड, इन दोनों के बीच में जो खालिस्तान है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल अवकाश, और अरेकेनॉइड और पायामेटर इनके बीच में जो गैप पाया जा रहा है उसको कहते हैं सब अरेकेनॉइड अवकाश। ठीक है, जो सब अरेकेनॉइड अवकाश है उसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, या जिसे कहते हैं प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव। क्या कहते हैं? प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव। तो अब हमें पढ़ना है कि प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव मानव के मस्तिष्क में क्या कार्य करता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो ये हमारा प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव की। तो जो प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव होता है ये सबसे पहले तो मानव के मस्तिष्क को उत्प्लावन की स्थिति में रखता है। पहला इसका कार्य हमें ये देखना है कि प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव का क्या कार्य है। तो प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव जिसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं जिसे। तो प्रे मस्तिष्क मेरु द्रव ये मस्तिष्क को उत्प्लावन अवस्था में रखता है, मस्तिष्क को उत्प्लावन अवस्था में रखता है। साथ ही साथ मस्तिष्क और मस्तिष्क की झिल्लियों को नमी प्रदान करता है ना, साथ ही साथ मस्तिष्क और मस्तिष्क की झिल्लियों को नमी प्रदान करता है। मस्तिष्क व मस्तिष्क झिल्लियों को नमी प्रदान करता है। ठीक है, और
इसी के कारण से, इस प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव के कारण से मस्तिष्क को पोषण मिलता है और उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क को पोषण कौन प्रदान करता है। तो मस्तिष्क को पोषण प्रदान करता है प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव और उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना तथा मस्तिष्क से उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, ठीक है। चलो, ये भी इसका कार्य हो गया। और साथ ही साथ मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन व CO2 के विनिमय का कार्य भी कौन करता है? प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव ही करता है। तो एक इम्पोर्टेंट कार्य इसका और लिख देते हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय का कार्य, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान का कार्य भी कौन करता है? प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव करता है, जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्लियर हुआ यहाँ पे। और ये मस्तिष्क को क्या करता है? एक तरीके से ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा भी करता है, ठीक है। झिल्लियाँ भी कर रही है, अस्थि का खोल भी कर रहा है और उसके बाद में ये प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव भी करता है। जब अभी अपन ने जस्ट पहले देखा है कि जब झिल्लियों में सूजन आ जाती है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है ना। तो जब झिल्लियों में सूजन आ जाती है तो इस पे ये जो प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव होता है इस पर एक दाब पड़ता है ना, क्योंकि जैसे जैसे झिल्लियाँ सूजती है ये प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव सिकुड़ने लगता है, इस पर एक दाब पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मानव के मस्तिष्क में जैसे सर दर्द होना और वो सुचारू रूप से अपनी कार्य को नहीं कर पाता है। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया है प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव। और अभी तक हमने देखी है मस्तिष्क की बाहरी संरचना। अब हम आगे देखेंगे मस्तिष्क की आंतरिक संरचना। चलिए, हमने मस्तिष्क की बाहरी संरचना देख ली थी। अब देखते हैं मस्तिष्क की आंतरिक संरचना। तो मस्तिष्क की आंतरिक संरचना को देखते हैं। तो मस्तिष्क को आंतरिक संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है ना। मस्तिष्क के अगर अंदर की संरचना को देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जिसे कहते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जिसे कहते हैं हिंड ब्रेन। यानी मस्तिष्क को अब 3 भागों में बांट दिया गया है। मस्तिष्क को 3 भाग अगर हम देखें तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए कि जो ये इतना बड़ा भाग आपको दिख रहा है जिसमें कुछ ये सलवटें दिख रही हैं वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क, है ना। ये पूरा भाग है ना जो वो कहला रहा है अग्र मस्तिष्क। और बीच में जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है इतनी सी जगह का वो कहलाता है मध्य मस्तिष्क। और मस्तिष्क के कुछ पार्ट मिलके बनाते हैं पश्चिम मस्तिष्क, जैसे सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये तीनों मिलकर बनाते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हमें पढ़ना है कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पढ़ना है ना। अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन सी मस्तिष्क की संरचनाएं होती हैं और उनके द्वारा हमारे शरीर के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को भी वापस हम बांटते हैं 3 भागों में। इसमें होता है ग्रान पिंड जिसे कहते हैं ऑलिफेंट्री लोब्स, यानी अग्र मस्तिष्क जहाँ से शुरू होता है उसके शुरुआत पे होते हैं ग्रान पिंड्स जो होते हैं ऑलिफेंट्री लोब्स, जो हमारे शरीर के अंदर सूंघने के केंद्र होते हैं। और एक बात करें तो जंतुओं में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कुत्ते की बात करें तो कुत्तों में ये ग्रान पिंड है वो अधिक विकसित होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पुलिस फोर्स जो होती है कुत्ते की उसी से पता करती है कि कौन सी चीज़ मतलब कहाँ पे है ना। तो ग्रान पिंड, ऑलिफेंट्री लोब्स, उसके बाद प्रेमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरेब्रम। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये सेरेब्रम नाम आगे भी आने वाला है, तो वहाँ पे ये कन्फ्यूज़ करता है कि सेरिब्रम कौन सा है और सेरिबेलम कौन सा है। प्रेमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेब्रम, जो कि किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है ना। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है प्रेमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरेब्रम, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिबेलम। ये दोनों ही कंफ्यूज करते हैं, सेरेब्रम और सेरिबेलम। तो सेरिब्रम यानी तो प्रेमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है और सेरिबेलम माने अनुमस्तिष्क जो कि पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क की। तो सबसे पहले
वाली चीज़ तो कि मानव के मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क होता है 60% तो 66% तो यही होता है, मतलब सबसे बड़ा भाग जो है ना मस्तिष्क का वो होता है अग्र मस्तिष्क। क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके अंदर हमें पढ़ना है ग्रांड पिंड, ओलिफेंट्री लोब्स जो कि सूंघने से संबंधित होते हैं, प्रे मस्तिष्क, सेरेब्रम, और फिर हमें देखना है डाइएनसिफेनोल यानी इस अग्र मस्तिष्क का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है जिसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क पक्ष, वो पूर्ण रूप से कहलाता है डाइएनसिफेनोल। तो देखो प्रश्न तो यहाँ से भी बन सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या संरचनाएं होती है या अग्र मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है, ग्रांड पिंड, प्रे मस्तिष्क और डाइएनसिफेलोन। ठीक है, अब डाइएनसिफेलोन में भी 3 भागों को हमें पढ़ना है, जिसमें पहला आएगा एपिथैलेमस और एक आएगा थैलेमस और एक आएगा हाइपोथैलेमस। तो पहले तो हमने इसको इस चित्र के द्वारा समझ लिया है कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी 66% तक का हिस्सा तो सिर्फ अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, उस अग्र मस्तिष्क को भी हमने 3 भागों में ग्रांड पिंड, प्रे मस्तिष्क और डाइएनसिफेलोन, और उसके बाद डाइएनसिफेलोन को एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अब इसको आगे हम थोड़ा और देखते हैं, अब पूरा अच्छे से डिटेल से हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रांड पिंड के बारे में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज अग्र मस्तिष्क के लिए अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं फोर ब्रेन, ये मानव मस्तिष्क का 66% हिस्सा होता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। ठीक है, 66% अगर ये कवर करा तो मतलब सबसे बड़ा ये हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें ग्रांड पिंड जिसे कहते हैं ओलिफेंट्री लोब्स, अग्र मस्तिष्क के सबसे अग्र सिरे पर पाए जाते हैं, जो सूंघने के कार्य को करते हैं। या आप इसको कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूंघने के केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, तो सूंघने के केंद्र स्थित होते हैं अग्र मस्तिष्क में। क्लियर है यहाँ पे। फिर बात करते हैं प्रे मस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिब्रम। प्रे मस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिब्रम। प्रे मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? हमारे सोचने, समझने, हमारे स्मरण शक्ति, इन सभी का जो भाग होता है ना वो प्रे मस्तिष्क ही होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, इसको प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट कर लो पहले तो। फिर हम पढ़ते हैं कि प्रे मस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरेब्रम। प्रे मस्तिष्क सेरेब्रम। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो प्रे मस्तिष्क है वो मानव की मस्तिष्क संरचना में कहाँ स्थित है। आपको जो इस डायग्राम में ये इस प्रकार की सलवटों के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये पूरा ही क्या कहलाता है? प्रे मस्तिष्क। क्या कहलाता है? प्रे मस्तिष्क। ठीक है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? जहाँ जहाँ सलवटें दिखाई दे रही वो कहलाता है प्रे मस्तिष्क सेरेब्रम। अब यहाँ पर इन सलवटों का मतलब क्या है? वैसे तो देखा जाए तो मानव मस्तिष्क में ये पतली पतली खाँचें होती है। ठीक है, इन पतली पतली खाँचों से प्रे मस्तिष्क में क्या मतलब प्रे मस्तिष्क में ये होती, तो इनका कार्य क्या है? कहा जाता है कि जिस मानव के मस्तिष्क में ये खाँचें सर्वाधिक होती है वो मानव उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बात समझ में आई? तो इन खाँचों का भी रोल है प्रे मस्तिष्क के अंदर कि जितनी ज़्यादा ये सलवटें प्रे मस्तिष्क में पाई जाएगी वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। और इस प्रे मस्तिष्क के अंदर ही पाया जाता है, जो हमने अभी बात की थी कि जो हमारी 3 झिल्लियाँ हैं जहाँ पर अरेकेनॉइड सब अवकाश में प्रे मस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता था, वो प्रे मस्तिष्क मेरुद्रव ही क्या करता है? इन खाँचों को बढ़ाने का कार्य करता है। तो जिस मानव के शरीर के अंदर मस्तिष्क में ये प्रे मस्तिष्क मेरुद्रव जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ये प्रे मस्तिष्क फैलेगा और वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। तो पहली चीज़ आपको यहाँ दिख गया है कि प्रे मस्तिष्क कौन सा है। अब ये प्रे मस्तिष्क जो है वो 2 गोलार्धों में बटा होता है ना, यानी यूँ समझ लो कि ये प्रे मस्तिष्क भी 2 गोलार्ध यानी 2 गोलों में बटा हुआ होता है। इसमें से एक होता है दाया गोलार्ध और एक होता है बाया गोलार्ध। ठीक है, दाया गोलार्ध क्या करता है और बाया गोलार्ध क्या कार्य करता है? जो दाया गोलार्ध होता है वो बाई और साइड के जो हमारे अंग है ना उन पर नियंत्रण करता है, उल्टा कार्य करते हैं दोनों। जो दाया गोलार्ध है वो तो हमारे बाई ओर के अंगों पर नियंत्रण करता है और जो बाया गोलार्ध
होते हैं वो हमारी दाईं ओर के अंगों पर नियंत्रण करता है। क्लियर हुई ये बात? तो सबसे पहले ये चीज़ कि प्रेमस्तिष्क जो है वो क्या कार्य, प्रेमस्तिष्क क्या होता है, 2 गोलार्धों में बटा हुआ पिंड होता है। इसके अंदर ये जो होती है खांचे, मतलब ये जो सलवटें पाई जाती है, जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि सोचने समझने, हमारे स्मरण शक्ति, हमारे तर्क शक्ति के केंद्र कहाँ होते हैं, तो वो भी कहाँ होते हैं, हमारे प्रेमस्तिष्क में होते हैं। मतलब हमारे बुद्धिमत्ता के, इनके सबके केंद्र कहाँ होते हैं, प्रेमस्तिष्क के अंदर होते हैं। क्लियर हुआ ये बात? और सुनने के अगर पूछ लिया जाए तो सुनने के केंद्र भी कहाँ होते हैं, प्रेमस्तिष्क सेरेब्रम में ही होते हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे अग्र मस्तिष्क के अंदर अगर कोई हिस्सा है तो वो है प्रेमस्तिष्क। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार। तो प्रेमस्तिष्क सेरेब्रम के बारे में हमें देखना है कि बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, प्रेमस्तिष्क सेरेब्रम में पाए जाते हैं। ये 2 गोलार्धों में बटा होता है, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध को जो आपस में जोड़ती है वो कहलाती है कार्पस कैलोसम। ठीक है, और यही प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव, प्रेमस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक पेशी संकुचन को आरंभ करता है। तो ये हमने प्रेमस्तिष्क को देख लिया है अच्छे से, सेरेब्रम हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमें देखना है डाइएनसीफेलोन। अग्र मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है वो कहलाता है डाइएनसीफेलोन। तो डाइएनसीफेलोन क्या है, और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो डाइएनसीफेलोन होता है उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क पक्ष। डाइएनसीफेलोन अग्र मस्तिष्क पश्च। ये अग्र मस्तिष्क का सबसे अंतिम सिरा होता है, इसलिए इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च। डाइएनसेफेलोन में हमें सबसे पहले पढ़ना है एपिथैलेमस। ये एपिथैलेमस का होता है, मानव के मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पीनियल ग्रंथि। तो ये पीनियल ग्रंथि के जस्ट समीप होता है। तो मानव मस्तिष्क में जो ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क के इस पे हिस्से पे, मध्य मस्तिष्क के ऊपर और अग्र मस्तिष्क से थोड़ी सी नीचे, यहाँ पर पाई जाती है हमारी पीनियल ग्रंथि। उस पीनियल ग्रंथि, इस पीनियल ग्रंथि के पास वाला हिस्सा ही, ये पूरा हिस्सा ही क्या कहलाता है, एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस किससे जुड़ी होती है, पीनियल ग्रंथि से जुड़ी होती है। तो एपिथैलेमस के लिए लिखेंगे कि पीनियल ग्रंथि से जुड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है, मानव मस्तिष्क की या मानव शरीर की जैविक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है ये। हमारे शरीर के, मतलब हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, हमारे शरीर की सारी दिनचर्या को नियंत्रित ये पीनियल ग्रंथि करती है। और इसके बारे में डिटेल हम हमारे ग्रंथियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पीनियल ग्रंथि से जुड़ती है, पीनियल ग्रंथि से जुड़ी होती है। ठीक है, एपिथैलेमस। नेक्स्ट हमें डाइएनसेफेलोन में पढ़ना है थैलेमस। हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। यहाँ हमारे डायग्राम में, चलिए मैं यहाँ, ये देखो, ये हमारे डायग्राम में यहाँ देखिए कि जहाँ ये मध्य मस्तिष्क है उससे थोड़ा सा आगे की ओर, मध्य मस्तिष्क से थोड़ा सा आगे की ओर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है उसके बारे में बाद में देखेंगे। इस हाइपोथैलेमस से जस्ट ऊपर की ओर यहाँ पर एक होता है हमारा थैलेमस। ये थैलेमस क्या कार्य करता है, हमने जो प्रेरक ग्रंथियाँ पढ़ी थी, है ना, मतलब हमने जो तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी थी कि एक होती है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती है, और एक होती है प्रेरक कोशिकाएं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को वापस अंगों तक लेके आती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों एक साथ मिलती हैं, जो मतलब जैसे सूचना जा रही है, सूचना आ रही है, तो जहाँ पर सूचना एक साथ एक जगह मिलती है वो जगह ही क्या कहलाती है, थैलेमस। वो जगह ही क्या है, थैलेमस। यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं का संगमन स्थल क्या कहलाता है, वो कहलाता है थैलेमस। ठीक है, और इसके बाद हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस। एक चीज़ और बता देती हूँ, थैलेमस का एक कार्य और क्या है। हाइपोथैलेमस के जो कार्य होते हैं ना, उसके कार्यों में सहायता भी कौन करता है, थैलेमस ही करता है। क्योंकि भाई संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं का संगमन स्थल है, इसका मतलब सूचनाओं को भेजना लाना, ये कार्य थैलेमस का है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो भी सूचनाओं के द्वारा ही होंगे, और उनकी कार्य में सहायता कौन करेगा, थैलेमस करेगा। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है, सबसे पहले तो मैं इसकी एक चीज़ बता देती हूँ कि हाइपोथैलेमस जो है इसके निचले हिस्से पे जुड़ी होती है हमारी पीयूष ग्रंथि।
हाइपोथैलेमस से निचले हिस्से में पाई जाती है हमारी पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं उससे हमारे शरीर के काफ़ी कार्य कंट्रोल में होते हैं ना, काफ़ी कार्य नियंत्रित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जब हम ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हर एक ग्रंथि के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन ये तो सबको नॉर्मल जानकारी है कि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। अब इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उन हार्मोन्स पे भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि पे भी नियंत्रण कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि इसे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स पर नियंत्रण रखने के कारण मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हाइपोथैलेमस के और क्या कार्य हैं? जो हमारे प्रेरित व्यवहार होते हैं जैसे भूख, प्यास, काम भावना, इन सब पे भी नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। यानी ये सब कार्य भी किसके द्वारा होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे हम, यहाँ पे ये है प्रेरित व्यवहार, ये है प्रेरित व्यवहार जैसे भूख, प्यास, काम भावना आदि का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने देख लिया है कि पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल करने के कारण इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है, और जो हमारे प्रेरित व्यवहार है उन पे भी कौन नियंत्रण रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। तो ये हमने पढ़ लिया है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के हमने तीनों हिस्से पढ़ लिए, ग्रांड पिंड पढ़ लिए, प्रमस्तिष्क पढ़ लिए, और डाइएन्सेफेलॉन में हमने तीनों भाग पढ़ लिए, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आगे देखते हैं हम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, अग्र, मध्य और पश्च। तो मध्य मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि बिल्कुल जो इतना सा हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारा मध्य मस्तिष्क। ये सिर्फ ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। इतना बड़ा जो हिस्सा था वो तो क्या था? अग्र मस्तिष्क था। और इसके अलावा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लागेंटा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पश्च मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जिसे कहते हैं मिड ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग। ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का। इसका मेन कार्य क्या है? अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये कार्य हो गया है अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, ये कार्य इसका हो गया है। और मध्य मस्तिष्क में होते क्या है? मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड पाए जाते हैं, 4 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये 4 पिंड क्या कार्य करते हैं वो हमें देखना है। 4 पिंड होते हैं, उसमें से जो 2 ऊपर वाले पिंड होते हैं, जो 2 ऊपर गोलाकार संरचनाएं होती है, जो 2 ऊपर वाले पिंड होते हैं वो दृष्टि का कार्य करते हैं। यानी हमारे देखने के केंद्र है ना, हमारे दृष्टि के केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? मध्य मस्तिष्क में। हमारे सूंघने का केंद्र कहाँ स्थित था? अग्र मस्तिष्क में। और देखने के कहाँ पे हैं? मध्य मस्तिष्क में। और इसके निचले जो 2 पिंड होते हैं, निचले जो 2 पिंड होते हैं वो सुनने का कार्य करते हैं ना। तो श्रवण लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 पिंड तो देखने का और 2 पिंड सुनने का कार्य करते हैं। यानी पूछा जा सकता है कि मानव के मस्तिष्क में सुनने और देखने के पिंड कहाँ स्थित होते हैं? तो सुनने और देखने के पिंड स्थित होते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या है? मध्य मस्तिष्क है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब उसके आगे हम पढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है वो स्वयं 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है।
वो स्वयं 3 हिस्से उसके कौन कौन से हैं। और अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा ही पश्चिम मस्तिष्क के बारे में आता है, क्योंकि उसके तीनों ही भाग बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही भाग बहुत इंटरेस्टिंग है। बात कर रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क, जिसे कहते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, ये किस किस से मिलके बना होता है? तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है, जिसकी हमने बात करी थी कि हमें कंफ्यूज करते हैं सेरिब्रम और सेरिबैलम, है ना। तो सबसे पहले आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिबैलम, अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिबैलम। और अग्र मस्तिष्क में हमने पढ़ा था प्रेमस्तिष्क, जिसे कहते हैं सेरिब्रम। आपको डायग्राम में यहाँ देखो कि ये जो पेड़नुमा संरचना दिख रही है ना, ये पौधे के समान जो संरचना दिख रही है, वो होता है सेरिबैलम, जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। और ये अग्र मस्तिष्क से थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित होता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, किसमें? अनुमस्तिष्क यानी सेरिबैलम के अंदर। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कहते हैं जीवन रक्षक द्रव। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक द्रव। क्योंकि जब मानव के मस्तिष्क में ये अनुमस्तिष्क किसी भी प्रकार से गड़बड़ हो जाता है तो समझ लो कि उसके शरीर का पूर्ण नियंत्रण खत्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा देखो, इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि आपने उन लोगों को देखा होगा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं ना, जो शराब पीते हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी चाल बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है ना। वो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि जब वो अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस अनुमस्तिष्क का जो द्रव होता है, इसमें जो द्रव होता है जिसको कहते हैं जीवन रक्षक द्रव, वो द्रव जो है वो मतलब उसमें कुछ खराबी हो जाती है, वो द्रव सूखने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मनुष्य अपने शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो देखो, यहाँ से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रखना है कि जीवन रक्षक द्रव कहाँ उपस्थित होता है? मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क में हमने देखो कौन कौन से द्रव पढ़े। एक तो हमने पढ़ा था प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव, जो कि कहाँ होता है? अरेकनॉइड अवकाश के अंदर पाया जाता है, मतलब वो तो झिल्लियों के अंदर होता है ना। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अनुमस्तिष्क का जो द्रव होता है उसको कहते हैं जीवन रक्षक द्रव। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क या सेरिबैलम, है ना। सबसे पहले तो ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा था? प्रेमस्तिष्क। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा? प्रेमस्तिष्क, जो तो आपको डायग्राम में ही दिख रहा है ना। तो पहला सबसे बड़ा भाग था प्रेमस्तिष्क, और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क सेरिबैलम। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करता है? कौन सी क्रियाओं पे हमारे नियंत्रण करता है? ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। कौन सी क्रियाओं पे? ऐच्छिक क्रियाओं पे। तो पूछा जा सकता है कि हमारे मानव मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाला होता है अनुमस्तिष्क, या जिसे कहते हैं सेरिबैलम। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। तभी तो अल्कोहल पीने वाले का जब ये अनुमस्तिष्क खराब हो जाता है तो वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाता है, यानी उसकी ऐच्छिक क्रियाएं भी उसके नियंत्रण में नहीं रह पाती है। तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना है। फिर हम लिख सकते हैं अल्कोहल का सेवन करने वालों में कम विकसित होता है। ठीक है, कम विकसित होता है। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया है अनुमस्तिष्क, या जिसे कहते हैं सेरिबैलम। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें बात करनी है सेरिबैलम। मैंने आपको बता दिया, सेरिबैलम से इस तरफ मध्य मस्तिष्क से थोड़ा सा नीचे की ओर होता है पोन्स। ये पोन्स क्या कार्य करते हैं? पोन्स का काम क्या है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर? पोन्स में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो मानव के शरीर के श्वसन केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र का नियंत्रण कहाँ पे होता है, या यूँ पूछा सकता है श्वसन नियंत्रण केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पोन्स भाग में। और ये पश्चिम मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। किसका? पश्चिम मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग पूछे तो। और वैसे देखा जाए तो मानव मस्तिष्क का, पूरे मानव मस्तिष्क का ही सबसे छोटा भाग भी कौन होता है? पोन्स होता है। तो लिख सकते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग वो होता है पोन्स होता है। यहाँ पर श्वसन केंद्र जिसे कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक केंद्र
पाए जाते हैं, यानी ये हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। यहाँ पर श्वसन केंद्र न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पाए जाते हैं, यानी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स करता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब नेक्स्ट हमें देखना है मेडुला ऑब्लागेंटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा, देखो अनुमस्तिष्क जो था, सेरिबेलम जो था, वो तो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रख रहा था, लेकिन जो ये मेडुला ऑब्लागेंटा होता है सबसे पहली चीज़ तो ये मानव मस्तिष्क के जितने भी सभी अंग हैं उन सभी अंगों को मेरुरज्जु से जोड़े रखने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं मस्तिष्क के सभी अंगों को, मस्तिष्क के सभी अंगों को मेरुरज्जु से जोड़कर रखता है, मेरुरज्जु से जोड़कर रखता है। सेकंड, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे, कौन सी क्रियाओं पे? अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पे, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे छींक आना, रक्तदाब, है ना, नेत्र की पुतलियों का ये सारी कैसी क्रियाएं हैं? ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप सिर्फ एक दो लिख लीजिए, जैसे छींक, नेत्र की पुतलियों का सिकुड़ना व फैलना, और रक्तदाब, है ना। तो हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है मेडुला ऑब्लागेंटा। और सबसे बड़ा रोल इसका यही है कि जो मानव मस्तिष्क में इतने सारे भाग हैं उन सभी भागों को मेरुरज्जु से जोड़े रखने का कार्य करता है मानव का ये पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लागेंटा। तो आज हमने हमारी क्लास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सबसे पहले भाग मानव मस्तिष्क को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। कल हम आगे देखेंगे मेरुरज्जु के बारे में, और कल की क्लास में हमारा हो सकता है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। मेरुरज्जु कंप्लीट होते हम परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दोनों को पढ़ लेंगे, तो कल ही हमारा तंत्र कंप्लीट हो सकता है। इससे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका रिवाइज ज़रूर करते रहें ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता रहे। और फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि जो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए फिर से थैंक्स। तो आप मेरी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। और जिनका एक कमेंट आया था कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, तो वो भी मैं जल्द ही कराऊंगी। जैसे ही हमारी तंत्र वाली सीरीज़ कंप्लीट होती है नेक्स्ट टॉपिक में वही उठाऊंगी, कोशिका विभाजन भी कंप्लीट करवाऊंगी।